तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के संबंधित कुछ टर्म आएंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे। एक पढ़े थे भौतिक परिवर्तन, दूसरा पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन। और फिर उसके बाद से उसकी विशेषता के बारे में पढ़े थे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसकी विशेषता क्या होती है और जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसकी विशेषता क्या होती है। फिर उसके बाद से हम लोग अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, फिर अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपको दो प्रकार बतलाया गया था, एक नाभिकीय अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया पर आकर हम लोग का क्लास क्या हुआ था, खत्म हुआ था। तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा वो रासायनिक अभिक्रिया से आगे जो भी हमारे टर्म्स आएंगे, चाहे जो भी हमारी चीजें आएंगी, उसको समझते हुए हम लोग आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो सभी लोगों का आज के इस क्लास में स्वागत है। और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और जितने लोग भी प्रेजेंट हैं अभी क्लास को लाइक भी कर लेंगे। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी चीजें मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर ले, लाइक कर ले और जल्दी जल्दी जुड़ जाएं ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए जहां से हम लोग पढ़े थे उसके आगे। तो एक बार हम लोग वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग पढ़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके आगे हम लोग क्या करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो हम लोग का पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, यहां पर हेडिंग हम लगा भी देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यह है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में बतलाया गया था, रासायनिक अभिक्रियाएं लिख ले रहे हैं। इसमें बतलाया गया था कि वे अभिक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है या फिर रसायनों से संबंधित जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। यही ना बतलाया गया था, क्या बतलाया गया था कि वे अभिक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। या फिर इसी में एग्जाम एक परिभाषा और लिखा गया था, अथवा करके या करके, कि रसायनों से संबंधित जो अभिक्रियाएं होती हैं, रसायनों से संबंधित अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, यही ना बतलाया गया था आप लोगों को कि कोई भी एक ऐसी क्रिया अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। या फिर हम लोग क्या बतलाए थे कि रसायनों से संबंधित जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसे क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं नाम देती हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का हो गया था। एग्जाम्पल आपको दिया गया था, क्या एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल जहां तक हमको याद आ रहा है ये जिंक ऑक्साइड वाला था, जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या था, H2SO4, दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बना था, ZnSO4 प्लस क्या बना था, H2O बना था। ठीक है, यहां तक हम लोग कंप्लीट किए थे। तो क्लास एक बार पुनः शेयर कर देंगे और अभी तक जितने लोग जुड़ गए हैं लाइक अवश्य कर लेंगे और फिर हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आपको जो समस्या आएगी कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यदि देखा जाए
तो हम ये देख रहे हैं कि Zn और H2SO4 आपस में मिले हैं तो क्या बनाए हैं, ZnSO4 और H2SO4 बनाए हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ हमारे नोट्स बनेंगे और नोट्स में क्या क्या आपको याद रखना है, तो नोट्स में 3 चीज याद रखना है। नोट में होगा पहला अभिकारक, अभिकारक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। दूसरा हो जाएगा उत्पाद, प्रोडक्ट। और तीसरा हो जाएगा हमारा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, जिसको हम लोग कैटलिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये 3 चीजों को हम लोग क्या करना है, समझना है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। तो आप अपनी अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। जो अभिक्रिया है ये वाला ZnSO4 और H2SO4 प्लस कितना था, H2O। यदि देखेंगे तो बीच में क्या लगाया गया है, तीर लगाया गया है। तीर के बाएं साइड में 2 चीजें हैं, एक है ZnO और दूसरा है H2SO4, और तीर के दाहिने साइड में है ZnSO4 प्लस H2O। तो जब हम लोग बात करें किसी की अभिकारक की, अभिकारक, तो हम लोग ये बतलाते हैं कि अभिकारक में कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनसे नया उत्पाद बनता है। जैसे आप देखिए ना, ZnSO4 और H2O बनाना है तो ये तभी बनेगा जब Zn और H2O4 को आपस में मिलाया जाएगा, यानी इनके मिलने से ये बना है। ठीक है, ये दोनों जब मिले हैं तभी ये क्या हुआ है, बना है। तो अभिकारक में हम लोग ये बतलाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी पार्टिसिपेट करने वाले जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अभिकारक। यानी लिख सकते हैं वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उन्हें अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इस इक्वेशन की बात करें जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इस इक्वेशन में अभिकारक कौन हो जाएगा, ZnO, और कौन हो जाएगा, H2SO4। ये दोनों के दोनों क्या हैं, अभिकारक का काम कर रहे हैं इस वाले अभिक्रिया में। क्लियर। तो क्या बतलाया जा रहा है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, अभिकारक नाम देते हैं। किसी को दिक्कत हो जाएगा, सही है, सभी लोग बताएं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बचा हमारा कौन सा, उत्पाद। तो इन दोनों के मिलने से क्या बना, ये बना। तो इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रोडक्ट नाम दे रहे हैं। यानी उत्पाद की बात आएगी, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, उत्पाद, प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा उत्पाद। तो इसमें हम लोग बतलाएंगे, इसमें क्या बतलाएंगे, तो इसमें हम लोग बतलाएंगे कि वे पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये दोनों जब अभिक्रिया किए हैं यानी क्रिया किए हैं, तो इन्हीं के वजह से ये बना है। तो इन दोनों की वजह से जो बना है, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, ऐसे लिख लीजिए पूरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, 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 किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
बनने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में बात करें जो बोर्ड पर लिखा गया है, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा उत्पाद? ये हो जाएगा ZnSO4 और क्या हो जाएगा H2O। ये दोनों क्या है? उत्पाद है, क्योंकि ZnO और H2SO4 इन दोनों के मिलने से यानी दोनों की क्रिया करने से ये बना है। इसलिए इस इक्वेशन के साथ इस देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्लियर है? यानी अभिकारक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जिनसे कोई नया पदार्थ बनता है, या इन्हीं से ये नया पदार्थ बना है, तो इन दोनों के मिलने से नया पदार्थ बना है या इनकी वजह से नया पदार्थ बना है। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी वजह से या जिनसे नया पदार्थ बनता है उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? अभिकारक नाम देते हैं। और जो बनता है, जो बनता है उसे क्या नाम देते हैं? उत्पाद। यानी कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो दो टर्म हम लोगों का कंप्लीट हो गया, अभिकारक और उत्पाद। किसी को दिक्कत है यहां तक? बताइए। चलिए अब आते हैं, तीसरा हमारा है उत्प्रेरक। तीसरा क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक में याद रखेंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो अभिक्रिया की होने का दर होता है, यानी अभिक्रिया का जो रेट होता है, उस रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जैसे समझने के लिए गांव की बात करें, हम लोग गांव में रहते ही हैं, तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं या झगड़ा करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ा को बढ़ा देते हैं और उनको लड़वाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस झगड़े को समाप्त कर देते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, झगड़ा होने ही नहीं देते हैं। ठीक वैसे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि अभिक्रिया तो हो रही थी, जिस रेट से जिस दर से हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन जैसे उस पदार्थ को हमने उसमें डाल दिया, रासायनिक अभिक्रिया में मिला दिया, तो हुआ क्या? तो या तो रासायनिक अभिक्रिया जल्दी जल्दी हो जाएगी तेजी से, या फिर रासायनिक अभिक्रिया का रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, अब वो और धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। हम लिख दे रहे हैं, यहां देखिए, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, परंतु साइड में कट नहीं रहा है, एक बार चेक कर लीजिए तो साइड में कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। परंतु भाग नहीं लेते हैं, परंतु अभिक्रिया की वेग, परंतु अभिक्रिया की वेग की दर को परिवर्तित कर देते हैं, को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो उन पदार्थों को हम लोग क्या नाम देते हैं? उत्प्रेरक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उत्प्रेरक। कोई दिक्कत है? बोलिए। इससे बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि भाई दो लोग आपस में, गांव में जो झगड़ा होता है किसी तीसरे की वजह से होता है, और जब उन लोगों में माने सुलह होता है तो वो भी तीसरे की वजह से ही होता है। बहुत आसान एग्जांपल है आपके लिए समझने के लिए। भाई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा जो कोई ना कोई होगा जो इधर का उधर किया होगा, ये इसकी बात उससे, उसकी बात इससे किया होगा, दोनों लड़ रहे, युद्ध कर रहे हैं आपस में। लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस झगड़े को क्या कर देते हैं? सलटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक वैसे ही
कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की होने की दर जो होती है, जो उसका रेट होता है, उसको बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तो यहीं पर लिख दिया गया है कि अभिक्रिया की वेग की दर को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, केवल घटेगा ही घटेगा, नहीं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उन पदार्थों को हम लोग क्या नाम देते हैं? उत्प्रेरक नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लिए जाए। एग्जाम्पल में यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा या पूछा गया था एग्जाम में, आप ऐसे भी समझ लेंगे। जैसे जब हम हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं, क्या करते हैं? हैवर विधि, अमोनिया बनाने की एक विधि है हैवर विधि। हैवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में Fe जो लोहा होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है? Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, और याद रखेंगे कौन कौन सा। जैसे अब हमको तो ये नहीं याद रखना है, देखिए हम लोग बस कल एग्जाम्पल चाहिए कौन कौन होते हैं। सब होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनता है उसमें Fe लोहा क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। और कौन कौन काम करते हैं उत्प्रेरक के लिए? तो उत्प्रेरक का काम करता है निकिल Ni, और क्या काम करता है? प्लेटिनम करता है। और कौन करता है? तो V2O5। V2O5 का नाम याद रखेंगे। V2O5 का नाम है वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये V2O5 का नाम है। इस V2O5 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो यहां पर आपको लोहा दिखाई दे रहा होगा, कहां पे? यहां देखिए, ये है आयरन, लोहा। ये भी क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। निकिल है। हम लोगों से कौन पूछा गया था? हम लोगों से यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? MIMP में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस प्लेटिनम को भी याद रखेंगे। एक और होता है मोलिब्डेनम, MO। इन तीनों को हम रखेंगे कैटेगरी में MIMP में। ठीक है, निकिल, प्लेटिनम और मोलिब्डेनम, इन तीनों को हम लोग महत्वपूर्ण कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में यदि पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत है? समझ में आया उत्प्रेरक? बोलिए, सही है सब? तो हम लोग क्या पढ़े कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ टर्म जैसे अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक के बारे में पढ़े कि अभिकारक क्या होता है। तो इसमें आपको यह बतलाया गया कि वे रासायनिक पदार्थ या वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? अभिकारक नाम देते हैं। जैसे इस समीकरण की बात की जाए तो इसमें ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और उत्पाद में क्या बतलाया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, या वो उत्पाद कहलाता है। जैसे इस अभिक्रिया में ये दोनों क्या कहलाया? उत्पाद कहलाया। फिर हम लोग उत्प्रेरक के बारे में पढ़े। उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया जिस वेग से हो रहा था, या तो उसके वेग को बढ़ा देंगे या फिर क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उत्प्रेरक। जैसे कुछ उत्प्रेरक का नाम लिखा गया, Fe, निकिल, प्लेटिनम, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम, MO, ये सब क्या है? उत्प्रेरक है। हो जाएगा यहाँ तक? तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया सबका? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे जब हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया,
तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है? ठीक है, तो उसके पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को देखते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। मिटा दे यहां तक, लगा लीजिए सभी लोग हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही है? ठीक है, तो लगा लीजिए सभी लोग हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। यानी हम कैसे पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उसको पहचानने के निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला हो सकता है अवस्था परिवर्तन। देखिएगा ध्यान से, पहले नाम लिख दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं। ठीक है, पहला होता है अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। दूसरा होता है रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। तीसरा क्या होता है? तापमान परिवर्तन। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तापमान परिवर्तन, यानी पहला अवस्था परिवर्तन, दूसरा क्या बतलाया गया? दूसरा हमारा रंग परिवर्तन, और तीसरा हमारा क्या है? तापमान परिवर्तन। और चौथा क्या देख सकते हैं? गैस परिवर्तन। तो चौथा क्या हो जाएगा? गैस परिवर्तन। तो इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही है। ठीक है, इसकी व्याख्या धीरे धीरे सुनते चले। यदि हम अवस्था परिवर्तन की बात करें, तो जैसे मान लीजिए बर्फ ले लीजिए समझने के लिए, कि जो बर्फ है, जब उस बर्फ को हम गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, या बर्फ जब उष्मा लेती है तो वो धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ कर देती है, और एक ऐसा स्टेज आता है जिस स्टेज पर जो बर्फ होता है वो पूरी तरीके से पिघल जाती है और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, और कुछ ना कुछ को हम लोग इस वाले केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कुछ ना कुछ ऐसी अभिक्रिया हुई है जिससे वो बर्फ है वो द्रव अवस्था में क्या हो गया है? बदल गया है। तो पहले उसकी अवस्था क्या थी? ठोस, फिर बाद में क्या हो गई? द्रव। तो ठोस से द्रव हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई अभिक्रिया हुई है जिसके कारण से जो वो बर्फ है वो अपने ठोस अवस्था से कहां चला आया है? द्रव अवस्था में चला आया है। तो हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। बोलिए, किसी को दिक्कत है? हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होने से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कैसे? तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे बर्फ के एग्जांपल ले लेते हैं, तो बर्फ को हमने क्या किया? हीट दिए, उष्मा दिए। तो जैसे उसको उष्मा देंगे तो पिघलना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा जिस पर वो बर्फ पूरी तरह से क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है? अवस्था परिवर्तन हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि क्या हुआ है? अवस्था परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि अवस्था परिवर्तन नहीं होता तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। क्लियर? अब आइए दूसरा हमारा क्या है? रंग परिवर्तन। दूसरा क्या है? रंग परिवर्तन। तो रंग परिवर्तन में एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम देते हैं। जैसे लड़की लोग मेहंदी लगाती हैं, तो जब मेहंदी लगाती हैं तो आप देखते हैं कि जो मेहंदी का कलर होता है वो कुछ अलग होता है, कुछ ग्रीन टाइप में, कुछ ऐसा होता है।
लेकिन जैसे हम लोग हाथ को यूज करते हैं तो हाथ पर यूज करने के कारण से आप देखिएगा जब उसका जो कलर होता है हाथ पे आ जाता है। यानी हमारे हाथ और जो मेहंदी हम लोग लगाए हैं उसके बीच कुछ न कुछ ऐसी क्रिया हुई है जिसके कारण से उसका रंग क्या हुआ है, हमारे हाथ पर आ गया है। ठीक है, क्या हुआ है, हमारे हाथ पर आ गया है। जैसे आ गया है तो इसका मतलब कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है जिसके कारण से क्या हुआ है, उस मेहंदी का रंग बदला है। या फिर हम लोग ऐसे देख लें, कॉपर सल्फेट, एक यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं, रंग परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये है CuSO4 में हम लोग क्या डाल दें, आयरन, लोहे का छिलका, तो यहां से क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4, क्या बन जाएगा FeSO4 और प्लस क्या हो जाएगा Cu। ठीक है, तो जो ये कॉपर सल्फेट होता है, इस कॉपर सल्फेट का रंग होता है हरा। कैसा रंग होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, सॉरी हरा नहीं, क्या होता है नीला। इसका रंग कैसा होता है, नीला। ठीक, और इसमें जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, लोहे की कील या छिलका लोहे का या टुकड़ा डाल देते हैं, तो जैसे ही ये पड़ेगा तो जो बनता है हमारा ये FeSO4, तो इसका रंग हो जाता है हरा। इसका रंग क्या हो जाता है, हरा। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो सॉल्यूशन था कैसा था, नीला था, लेकिन इसके मिलाने से रंग कैसा बन गया, हरा। तो यहाँ रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो ये रंग परिवर्तन क्या बतलाता है, रंग परिवर्तन यह बतलाता है कि अभिक्रिया हुई है। क्या हुआ है, अभिक्रिया हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा। पहला में एग्जांपल क्या दिया गया, बर्फ, या लिख भी देते हैं, चलो भाई ये है बर्फ, आइस। ठीक है, इस तरह से क्या था, सॉलिड था, इसे क्या किए हैं, हीट दिया है। जैसे इसको हीट मिला ये क्या हो गया, लिक्विड बन गया, यानी H2O लिख दे रहे हैं, जल बन गया। तो इसका मतलब ये था हमारा क्या, सॉलिड, और ये क्या हो गया, लिक्विड। तो इसकी अवस्था क्या हो गई, बदल गई, किसके कारण से, हीट देने से। तो हीट की वजह से क्या हुआ था, अभिक्रिया हुआ था। फिर इसमें क्या बतलाया गया, रंग वाले में, कि जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग कैसा होता है, नीला। याद रखिएगा, ये आगे चलेंगे में, आगे जब अगले क्लास में जाएंगे आप लोग, तो वहां प्रैक्टिकल के लिए आपको जो ऐसे कुछ मिलेंगे तो उस पर मतलब उसका रंग ऐसे आपको दिखाई देगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है, नीला। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि लोहे की कील डाल दी या लोहे का छिलका डाल दिया। जैसे ही लोहे की कील या छिलका उसमें डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी तब क्या बन गया है, FeSO4 बन गया है। तो रंग परिवर्तन भी क्या बतलाता है, हरा बतलाता है। जैसे सिंपल वे में समझना हो तो मान लीजिए आप लोग सब्जी बनाते हैं। ठीक है, तो सब्जी दो लोग बनाएंगे, एक हल्दी वाला और एक बिना हल्दी वाला। तो जिसमें हल्दी पड़ा है और जिसमें नहीं पड़ा है, तो जिसमें नहीं पड़ा है उसको देख के हम लोग बतला सकते हैं कि इसमें हल्दी नहीं पड़ा है, इसलिए इसका रंग अजीब सा दिखाई दे रहा है, या मतलब कुछ अजीब लग रहा है। और जिसमें हल्दी पड़ा है उसका रंग आप देखकर बता सकते हैं, हाँ इसमें हल्दी क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं रंग के आधार पे कि रंग में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। यदि रंग में परिवर्तन हुआ है तो अभिक्रिया हुई है, रंग में परिवर्तन नहीं हुआ है तो अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, तापमान। तो तापमान के लिए क्या देखते हैं, देखिए तापमान के लिए क्या करते हैं, एक हम पात्र लेते हैं, पात्र का मतलब बर्तन, और इस बर्तन में हम भर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या भर लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भर लेते हैं। यह है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, हमने क्या कहा, अब हम लोग समझने वाले हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के तरीके थे, उस पहचानने के तरीके में तापमान से हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूट ले लिया H2SO4। क्या ले लिया, डाइल्यूट H2SO4, तब सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं,
दानेदार जिंक। कैसा जिंक? दानेदार, जैसे चीनी टाइप में, चीनी का जो कण होता है उस टाइप में जिंक होगा। ठीक है, वही वही जिंक इधर से होगा, क्या होगा? जिंक। ठीक है, और इस दानेदार जिंक को हम इसके अंदर क्या करेंगे? डाल देंगे। जिस बर्तन में क्या लिए हैं? तन सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं। इस तन सल्फ्यूरिक अम्ल में ये दानेदार जिंक क्या करेंगे? मिला देंगे। तो मिलाने से पहले जब बर्तन को टच करेंगे, यानी पात्र को टच करेंगे, तो इसका टेम्परेचर आपको नॉर्मल दिखाई देगा, ठंडा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही दानेदार जिंक इसमें डाले तो कुछ देर बाद देखेंगे कि जिस पात्र में सल्फ्यूरिक अम्ल रखा गया था, यह पात्र क्या हो गया? गर्म हो गया है। यानी पहले गर्म नहीं था, लेकिन दानेदार जिंक डालने की वजह से ये क्या हो गया है? गर्म हो गया है। यानी इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी अभिक्रिया हुई है जिसके कारण से ऊष्मा उत्पन्न हुआ है, और वह ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण से जो ये पात्र है वो क्या हो गया है? गर्म हो गया है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसमें तापमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी तापमान में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया की क्या है? एक पहचान है। और सेम यही एग्जांपल रहेगा किसके लिए? गैस में परिवर्तन के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये H2SO4 है, तो H2SO4 के अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं? जिंक। तो जैसे ही जिंक मिलाएंगे, कहीं लिखे तो थे, ये पहले क्लास में लिखा गया था, आप पहले क्लास में एग्जाम्पल दिया गया था, देखिए ना यहाँ पे जो पहला क्लास था हम लोग का क्या लिए थे? सॉरी, जिंक ऑक्साइड लिए थे। जो जिंक नहीं था, जिंक ऑक्साइड था। ठीक है, वो जिंक ऑक्साइड था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? जिंक लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक। और जिंक को मिलाते हैं किसमें? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में। किसमें मिलाएंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। क्या करते हैं? हमने जिंक लिया, ये दानेदार जिंक है Zn, और प्लस ये डाइल्यूट क्या है? H2SO4 है। इसको बाद में लिखो तो बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब यह अभिक्रिया संपन्न हो गई तो बनेगा क्या? तो बनेगा ZnSO4 और प्लस H2। ये गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगी। तो अब ये गैस बाहर निकल रही है, तो गैस बाहर निकलने का मतलब प्रमाण ये है कि अभिक्रिया हो रही है। ठीक, तो गैस परिवर्तन भी क्या बतलाता है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बतलाता है। सब छोड़ ना दीजिए, इसको जो भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ देखिए, सुनिए। जैसे हम लोग घर पर होते हैं, कुकर लगा है, रखा है चूल्हे पे, और उसमें चावल दाल जो भी रखा है उसमें, हम किसी रूम में हैं, 2-4 गो सीटी मार दिया तो वहां से गैस निकलता है कि नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है। जब गैस निकलता है तो गैस की भी पहचान है कि को बार सीटी मार दिया, कितना गैस निकल गया, तो खाना पका है कि नहीं पका है। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं पहचानने के कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। एक बार पुनः इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। अवस्था परिवर्तन, तो अवस्था परिवर्तन में क्या बतलाया गया कि जैसे द्रव करें, बर्फ ठोस अवस्था में रहता है, हीट लेता है, उष्मा लेता है, किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो पहले जो क्या बोलते हैं, बर्फ था वो ठोस था, और ये किसमें बदल गया? लिक्विड में। तो यह अवस्था परिवर्तन भी क्या कहलाता है? अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का एक तरीका कहलाता है। रंग परिवर्तन में क्या बतलाया गया कि कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला होता है। लेकिन जैसे इसमें हम क्या डालते हैं? लोहे का टुकड़ा या लोहे के छिलके डालते हैं, तो अभिक्रिया में क्या बनता है? FeSO4, और FeSO4 का रंग क्या हो जाता है? हरा। तो जो नीला था पहले, Fe को मिलाने से, लोहा को मिलाने से रंग क्या हो गया? हरा हो गया। यानी रंग परिवर्तन भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। तापमान परिवर्तन में क्या बतलाया गया कि हमने एक पात्र में क्या लिया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, और जैसे इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डाला, तो जैसे ही जिंक पड़ा इसमें, तो यह पात्र क्या हो गया? गर्म। जिस बर्तन में रखा था, जिस पात्र में रखा था, वह पात्र क्या हो गया? गर्म हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन भी एक रासायनिक अभिक्रिया की क्या है? पहचान है।
और फिर लास्ट में क्या आया, गैस परिवर्तन। तो गैस परिवर्तन में भी यही एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक मिलाया, तो जिंक मिलाने से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो यह गैस का बाहर निकलना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। किसी को दिक्कत यहां तक, बोलिए, हो जाएगा, सही है, सभी लोग बोले, बताइए सही है यहां तक। नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्लियर दिखाई दे रहा है ना, आवाज और वीडियो में कोई दिक्कत, मेरे तरफ से सब सही है, हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, जिसको एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा वो एक ध्यान से सुने कि आप देखेंगे जब YouTube चला रहे होंगे तो ऊपर एक आता है सेटिंग का बटन, लोगो टाइप में रहता है सेटिंग, वहां क्लिक करेंगे और अपना जो रिवोल्यूशन है वो 720 पे कर लेंगे। जैसे ही 720 पे करेंगे तो जो आपका वीडियो दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई देगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर उसको भी बढ़ा सकते क्लियर कर सकते हैं, मेरी तरफ से सब सही है, कंप्लीट है। मिटाएं इसको, बोलिए, ठीक है, मिटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टॉपिक और इसी में कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या है। ठीक, महत्व क्या है, अच्छा क्यों ऐसा हम लोग मतलब रासायनिक अभिक्रिया अब पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारा लाभ क्या होगा, लाभ क्या है, चाहे महत्व क्या है, चाहे विशेषता क्या है, जो आपको समझ में आए वो हेडिंग लगा लीजिए। हम हेडिंग लगा देते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, की विशेषताएं। ठीक है, चेक कर लीजिए सभी लोग, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, या उस विशेषता से पहले हम लोग ये पढ़ लें कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, क्यों होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन ही कर दिया कि रासायनिक अभिक्रिया, उसी समय से चिल्ला रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, मान लो अचानक कोनो पूछ दिया कहाँ होता है बताइए ना, तो क्या जवाब देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है, बोलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होगी, आप कमेंट करिए, बतलाइए। चलिए देखिए, जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो कोई भी सिस्टम होता है या कोई भी निकाय होता है, यदि उसके पास एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा है तो वह निकाय अस्थायी है। जिससे समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, मान लीजिए हमने पानी लिया बर्तन में, ठीक है, मेरे पास पात्र है, बर्तन है, उसमें हमने पानी भर दिया है। अब पानी को गर्म नहीं किए हैं, तो पानी को गर्म नहीं किए हैं तो उसके पास एनर्जी क्या है, बहुत कम है, और जब बहुत कम है तो पानी एकदम शांत है। ठीक है, और जैसे उसको गर्म करना स्टार्ट किए, तो जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो जो पानी के कण होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा मतलब ऊर्जा उनकी बढ़ेगी। जब ऊर्जा उनकी बढ़ेगी तो वो देखेंगे पानी, उसमें क्या होगा, उबाल आएगा, उबाल आएगा मतलब उसके पास एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, क्या बतलाया जा रहा है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, चर्चा इसी पर हो रही है। तो आपको बतलाया जा रहा है कि किसी भी निकाय की हम बात करें तो किसी भी निकाय में या किसी भी तंत्र में, किसी भी सिस्टम में, यदि उसके पास एनर्जी कम है, ऊर्जा कम है, तो वो अस्थायी है। लेकिन यदि उसके पास एनर्जी अधिक है तो वो क्या है, अस्थायी है। और कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय वो अस्थायी तो प्राप्त करना चाहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में समझने के लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं पढ़ेंगे तो हम जीवन यापन नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन हम लोग इस सोच में, इस उम्मीद में पढ़ रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे, आगे चलकर एक बढ़िया नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, अपना लाइफ सेटल कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये पता हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने से हमको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ठीक उसी तरीके से
कि जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, चाहे जो भी हमारा सिस्टम होता है, जो भी निकाय होता है, वह निकाय अपने आप को अस्थायी मतलब पाना चाहता है, अपने आप के अस्थायित्व को पाना चाहता है, या अपने आप में अस्थायी होना चाहता है। और वो अस्थायी तभी होगा जब उसके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि एनर्जी अधिक है तो वो क्या है, अस्थायी है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया तभी संभव होता है कि जब निकाय के पास ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। और जब ऊर्जा ज्यादा है तो वह अपनी ऊर्जा किसी दूसरे निकाय में या किसी दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर करता है और अपने आप को अस्थायित्व पाने का प्रयास करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वह रासायनिक अभिक्रिया इसलिए हो रही है कि जो हमारे निकाय हैं, चाहे जो हमारे पदार्थ है, वह अस्थायित्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। कैसे कि जिस निकाय के पास ऊर्जा अधिक होती है वह निकाय अस्थायी में आता है, और जिस निकाय के पास ऊर्जा कम होती है वह निकाय क्या होता है, अस्थायी में आता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया होने के पीछे कारण भी यही है। ठीक है, जो भी यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया के होने के पीछे कारण क्या है, उस निकाय की ऊर्जा है। यदि निकाय के पास ऊर्जा कम है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं के बराबर होगी या नहीं ही होगी। और यदि उस निकाय के पास ऊर्जा क्या है, अधिक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि जिससे वो निकाय मिलकर बना है, वो पदार्थ यह चाहता है कि हम अपने आप में अस्थायित्व की प्राप्ति कर लें। और वह अपने आप में अस्थायित्व की प्राप्ति तभी कर पाते हैं, चाहे कर पाएगा, जब वह किसी न किसी से अपना क्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा और अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, रूपांतरण करेगा, उसको देगा या फिर उससे लेगा, जैसे भी हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब क्या होता है कि अधिक ऊर्जा वाला और कम ऊर्जा वाला निकाय आपस में क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। यानी जो ये रासायनिक अभिक्रिया था ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्या आएगा, रासायनिक समीकरण। क्या आएगा हम लोग का अगला हेडिंग, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यदि हम रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोग का अगला हेडिंग होगा। तो हम लोग क्या करें, क्लास को अभी जारी रखा जाए मतलब, या फिर यहीं पर रोक दिया जाए, बताइए। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट कर लिए। रासायनिक अभिक्रिया तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का आएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, ओवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और फिर जो हम लोग का अगला क्लास होगा वो इसी टॉपिक से, रासायनिक समीकरण से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, और कुछ बात है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। जैसे कि हम लोगों का जो क्लास है वो पर डे शाम को 7 बजे से ही लाइव होगा। ठीक है, और प्रयास ये रहे कि शाम को 7 बजे तक सभी लोग अपना काम नाम जो भी है उसको निपटाकर खाली हो जाए और लाइव जुड़ने का प्रयास करें। और पिछले क्लास में भी बतलाए थे कि आप लोग क्लास को एक मतलब टारगेट सेट करके उसको शेयर करें और लाइक भी करें। रोज पर डे, यानी पर डे हम लोग का ये क्या रहेगा, टारगेट रहेगा कि जितने लोग आज लाइव देख रहे हैं, प्रयास ये रहे कि कल उससे ज्यादा देखें, फिर कल जितने लोग देख रहे हैं फिर प्रयास रहे कि अगले दिन उससे क्या हो, ज्यादा देखें। और ये सब आप ही से संभव है। हम लोग का काम क्या है, ये हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, जो आप उधर से डिमांड करेंगे उसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सप्लाई कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आपके हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग
एक टारगेट बना लें कि आज क्लास में जितने लोग प्रेजेंट हैं कल उससे अधिक लोग प्रेजेंट हैं, और फिर अगले दिन उससे क्या हो अधिक, यानी ये संख्या दिन पर दिन क्या होती रहे, बढ़ते रहे, और एक ऐसा समय आए कि हम लोग भी क्या हो एक बड़े और नंबर से देखे जाएं, जाने जाएं, और इसमें आप लोगों का सहयोग क्या है, जरूरी है। ठीक है, और ऐसा ही क्लास हम लोगों का जारी रहेगा, चलता रहेगा। आप अपने यहाँ से जहां से भी देख रहे होंगे आराम से बैठ के देखते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। जो जो भी चीजें इसमें आएंगी वो एकदम आराम से क्लियर एकदम प्रेम पूर्वक बतला दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है, दिक्कत आ रही है कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है या फिर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर अगले क्लास में उसको हम लोग क्या कर देंगे, बतला देंगे, रिवाइज कर देंगे, ताकि जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो, दिक्कत हुआ हो, वो क्या हो जाए एकदम क्लियर कट हो जाए। ठीक है, और ये पूरा अब हम लोग का सीक्वेंस चलेगा। इसके पहले वाले में जो हम लोग क्लास कर रहे थे वो स्टार्ट किया गया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से, और उसी वाले सेक्शन में हम लोग विद्युत धारा भी पढ़ लिए थे, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। लेकिन यह जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहले हम लोग सिलेबस को समझे, फिर अपना एक चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाए, उस चैप्टर को लेकर धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सीक्वेंस प्रयास यही रहे कि तब तक चलता रहे जब तक कि सिलेबस के अनुसार हम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, बाकी जो थ्योरी वाली क्लास है आपको ऐसे ही बोर्ड से मतलब देखने को मिलेगा, बोर्ड से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे मान लो जो एमसीक्यू है या फिर जो सवाल है, तो यहाँ बोर्ड पर बार बार एमसीक्यू लिखना मिटाना, सवाल लिखना मिटाना, उसमें टाइम टेकन ज्यादा लगेगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा, और समय का महत्व हम लोग समझ ही रहे हैं भाई, समय बहुत कीमती है। इसलिए प्रयास ये है कि जो चीजें बोर्ड से हो सकती हैं उसको बोर्ड से कंप्लीट किया जाएगा, जो चीजें अपने सिस्टम से लैपटॉप से जो आप मतलब हम लोग पढ़ते हैं वहां से कंप्लीट हो सकती है उसको वहां से कंप्लीट किया जाएगा। तो जैसे भी हो सकता है बोर्ड से, चाहे सिस्टम से, चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन, जैसे भी होता है सभी चीजों को प्रयास किया जाएगा कि समय से हम लोग क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, अपनी तैयारी पूरी कर ले, ताकि हम लोग एग्जाम बढ़िया से बढ़िया दे सके आने वाले समय में। ठीक है, इसलिए हम तो यही कहेंगे, एक मिनट, कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें, जुड़ने और जोड़ने दोनों का, आप खुद जुड़े और दूसरों को भी क्या करें, जोड़े, और अपने नए नए टारगेट को क्या करें, अचीव करें, जिससे सबको क्या हो, लाभ मिले, और अपना हम लोग पढ़ाई आराम से करते चले जाएं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में।